नमस्कार, बेदर्कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। हमारे पास आज बात करने के लिए कई सारी खबरें हैं, कई सारे विश्लेषण हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो खबर है और जो सबसे ज़रूरी खबर जिसको सरकार मानती है सबसे ज़रूरी खबर, उस पर पहले बात करेंगे। सरकार के हिसाब से सबसे ज़रूरी जो काम ये है वो चुनाव है। इसलिए सरकार ने कोरोना के मद्देनज़र जो कयास लगाए जा रहे थे कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, कब होगा, क्या होगा, तो इसको कैसे होगा, इसको देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। और इस गाइडलाइन के हिसाब से जो नियम आए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। नॉमिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा। मतलब जो नॉमिनेशन पहले ऑफलाइन होता था, अब रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म जमा करता था कोई कैंडिडेट, वो ऑनलाइन होगा। साथ ही साथ एफिडेविट भी ऑनलाइन होगा। साथ ही साथ जो फीस चुनाव इलेक्शन में होती थी, जैसे बोलते थे ना कि इनकी जमानत जब्त हो गई, तो वो जो फीस है वो ऑनलाइन जमा करने की सुविधा है। साथ ही साथ इसमें कैश में भी जमा कर सकते हैं इस फीस को। दूसरा जो सरकार लेके आई है कि रैली जो होगी, अगर कोई रैली हो रही है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। मेडिकल ऑफिसर जो सीएमओ हैं वो तैनात होंगे और जो चुनाव अधिकारी है वो तैनात होंगे। तो रैली में भी ये किया जाएगा कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो। दूसरा जो डोर टू डोर कैंपेन होगा उसमें भी केवल और केवल 5 लोग अलाउ होंगे। साथ ही साथ 5 गाड़ियां ही अलाउ होंगी। डोर टू डोर कैंपेन में, रोड शो में 5 गाड़ियां अलाउ होगी। डोर टू डोर कैंपेन में 2 लोग अलाउ होंगे कैंडिडेट के साथ। उसके साथ साथ जो उसके बाद जो चुनाव कराने की बात होगी, जो पोलिंग बूथ होंगे, पोलिंग बूथ पे एक बूथ पे 1000 से ज़्यादा लोग वोट नहीं कर पाएंगे। मतलब एक बूथ पे 1000 लोग वोट करेंगे। साथ ही इस साथ वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग का अरेंजमेंट होगा। थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ सैनिटाइजर और जो वहाँ पे कर्मचारी होंगे जो इलेक्शन कराएंगे उनको ग्लव्स वगैरह भी दिए जाएंगे। उसके साथ साथ अब इसमें इस बीच में जो बात सामने आ रही थी पोस्टल बैलेट की, तो पहले पोस्टल बैलेट जो आर्मी के लोग थे या जो गवर्नमेंट में नौकरी करते थे या जो इसकी चुनाव में ड्यूटी लगती थी, वो पोस्टल बैलेट से अपना मताधिकार का प्रयोग करता था। लेकिन अब जो पोस्टल बैलेट के मताधिकार का प्रयोग होगा वो 80 साल के ऊपर के वृद्धजनों के लिए, साथ ही साथ विकलांगों के लिए भी किया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग में 2 बार कह सकते हैं कि 2 बार थर्मल चेकअप होगा। अगर दोनों ही बार किसी का जो टेम्परेचर है ज़्यादा आता है तो उसको एक पर्ची दे दी जाएगी, उसको लास्ट के आवर्स में वोट करने को बोला जाएगा। तो कुल मिला जुला के ये गाइडलाइन सरकार की आई है। जो वोटर वोट करने पोलिंग बूथ पे जाएगा उसके लिए मास्क जरूरी होगा। मतलब कोई भी वोटर बिना मास्क के वोट करने नहीं जा पाएगा। और अगर मास्क पहन के नहीं जा रहा है वोटर तो उसके लिए वहाँ पे मास्क अवेलेबल होगा और वो वहाँ का जो सरकार की तरफ से अवेलेबल होगा उसको मास्क दिया जाएगा। मास्क पहन के वोटर वोट करने जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई वोट करने जा रहा है, मास्क पहन के जा रहा है, तो उसकी पहचान की कैसे होगी कि वही सही वोटर है। तो इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि सारे वोटर्स का वोटर ID मिलान के लिए मास्क उतरवाया जाएगा। फिर उसका मिलान करके फिर मास्क पहन के वोटर जो है वोट करने जाएगा। अभी जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो कैसे वोट कर पाएंगे, इसके लिए अभी कोई चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन नहीं आई है। वो गाइडलाइन भी आएगी तो हम आपको आगे अपने खबरों में बताते रहेंगे। और दूसरी खबर जो है, शुरू से हम बात करते आ रहे हैं, एक जो पुलिसिंग है, जो अपना सिस्टम है वो जनता के लिए फ्रेंडली होना चाहिए। पिछले वीडियो में भी जैसा कि हमने बात किया था, जो मिर्ज़ापुर वाली जो घटना हुई थी उसमें भी हमने बोला था कि जो सिस्टम हो वो जनता के लिए फ्रेंडली हो और जनता अपना जो दुख है, दर्द है वो सिस्टम से कह पाए। लेकिन जो सिस्टम उत्तर प्रदेश में दिख रहा है वो कतई फ्रेंडली नहीं दिख रहा है। तत्कालीन जो मामला अभी थर्सडे को आपने बलिया का देखा होगा, वहाँ के SDM अशोक चौधरी जो कचहरी गए और कचहरी में बर्बरता पूर्वक पुलिस के साथ वहाँ जाके लाठीचार्ज किया। वहाँ पे कुछ लोगों पे जो मास्क नहीं पहने थे, सोशल डिस्टेंसिंग का बोला गया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इवन जिन लोगों ने चेहरे पे रुमाल या गमछा भी बांधा हुआ था उनको भी SDM साहब ने खुद लाठी से पीटा और पुलिसों के द्वारा पिटवाया है। तो उत्तर प्रदेश या कहीं की भारत में कहीं की बात करें, जो सिस्टम है वो फ्रेंडली कहीं से नहीं दिखता।
जिस तरीके का बर्ताव पुलिस कर रही है, जिस तरीके का बर्ताव जो है अधिकारी कर रहे हैं, वो कहीं से भी फ्रेंडली नहीं है। हालांकि उनको जो एसडीएम साहब है सस्पेंड हो गए हैं और जो पुलिस है उस पर भी कार्रवाई हो गई है, लेकिन क्या इस कार्रवाई से आगे आने वाले जो अधिकारी हैं सुधरेंगे? देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। साथ ही साथ योगी सरकार की एक अच्छी पहल ये है, एक अच्छी खबर ये है, योगी सरकार ने जो कल निर्णय दिया उसमें कि ट्रांसजेंडर्स भी जो है वो पैतृक संपत्ति में अधिकारी होंगे। पहले जो किसी की पैतृक संपत्ति जो थी उसमें केवल बेटा या बेटी या बहू जो भी उसके लीगल हायर्स थे उनको ही पैतृक संपत्ति मिलती थी, लेकिन अगर किसी घर में ट्रांसजेंडर भी पैदा हुआ है तो अब उस पैतृक संपत्ति में अधिकार उसका होगा और ट्रांसजेंडर को भी वो जो पैतृक संपत्ति है उसमें हिस्सा दिया जाएगा। भारत सरकार की एक संस्था है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसका डेटा है, उसके डेटा के हिसाब से भारत में 50 लाख लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए हैं जुलाई के महीने में। ये वे लोग थे जो सैलरीड थे, जिनको सैलरी मिल रही थी, वे 50 लाख लोग अभी बेरोजगार हो गए। मतलब मंदी चरम पे है भारत में, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। अब सरकार इसके लिए नई चीज़ें कर रही है, नए प्रयोग कर रहे हैं, MSME में लोन दे रही है, संगठित क्षेत्रों को लोन दे के आगे बढ़ा रही है, वो अलग बात है। लेकिन जो डेटा है सरकार का उसके हिसाब से ही देखा जाए तो 50 लाख लोग जो है वो केवल और केवल जुलाई के महीने में संगठित लोग हैं, सैलरीड क्लास हैं, जो बेरोजगार हुए हैं। इसके साथ साथ जो अभी चर्चा चल रही है वो चर्चा है नीट और JEE की। नीट जो है वो मेडिकल एग्जाम कराता है जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो डेंटल या फिर MBBS कोर्स में एडमिशन लेते हैं, और JEE जो है वो IIT की सीढ़ी कही जाती है। इन दोनों छात्र जो है इसके उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है कि सरकार जिस हिसाब से चाहती है, जैसा बोल रही है कि सरकार जो है वो सारे कुछ सही से जो एग्ज़ाम है वो संपन्न करा लेगी, तो उसके हिसाब से सरकार की बात माननी चाहिए। तो जब ऐसा हुआ तो छात्रों को लगा, जब सुप्रीम कोर्ट से भी छात्रों को राहत मिलती नहीं दिखी, तो छात्र जो है सारा काम, सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ के भी सोशल मीडिया पे एक मुहिम चला रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे एक मुहिम चला रहे हैं कि छात्रों को कोरोना काल में जो एग्ज़ाम है वो टाल दिए जाए। क्यों? इसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी का भी बयान है, उन्होंने सरकार को लेटर लिखा है कि एग्ज़ाम टाल दिए जाएं। साथ ही साथ लोक जन शक्ति पार्टी के जो नेता हैं चिराग पासवान का, उन्होंने भी सरकार को बोला है कि एग्ज़ाम टाल दिए जाएं। अब वो तो सरकार को फैसला करना है, एग्ज़ाम टालती है एग्ज़ाम नहीं टालती है, लेकिन खतरा तो है। खतरा जो स्टूडेंट्स का कहना है कि जो एक सेंटर्स हैं, किसी का 200 किलोमीटर है, किसी का 300 किलोमीटर है, तो जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट तो जाएंगे ट्रैवल करके। लगभग 8.5 लाख स्टूडेंट्स JEE के हैं जो जाएंगे ट्रैवल करके सेंटर्स पे एग्ज़ाम देने। तो स्टूडेंट के साथ साथ अभिभावक भी जाएंगे, अभिभावक हो सकता है होटल में रुके, वहाँ पे भी संक्रमण का खतरा है। तो कुल मिला के संक्रमण का खतरा हर जगह है, चाहे वो ट्रैवल कर रहा है तो, या फिर कई सारे छात्र ऐसे हो सकते हैं जिनके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव हो और उनको होम क्वारंटाइन किया गया हो और वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फिर वो किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कांटेक्ट अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है कि कोरोना जो है वो संक्रमित होने का छात्रों के अभिभावकों को संक्रमित होने का डर है। तो कुल मिला के सरकार पे निर्भर करता है कि क्या सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो एग्ज़ाम है टालती है नहीं टालती है। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि सितंबर में जो नीट या JEE का एग्ज़ाम है वो सरकार कराएगी, उसके लिए गाइडलाइंस जारी हो रही हैं। ये स्टोरी यहीं तक, और भी स्टोरीज के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। आप बेधड़कnews.com देख रहे थे। हमारे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।